पढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यापक रूप में व्यापक रूप में सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये हम लोगों ने चर्चा कल की थी, क्यों होते हैं ये भी हम लोगों ने समझा। अब इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं और शासन और प्रशासन के बीच क्या अंतर होता है, हम लोग इस अंतर को समझेंगे। कार्यपालिका फिर 2 भागों में बढ़ जाती है। एक होती है राजनैतिक कार्यपालिका और दूसरी होती है प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका का आशय मंत्रिपरिषद, अर्थात प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ जो मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राजनैतिक कार्यपालिका कहलाती है केंद्र में। इसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ साथ जो मंत्रिपरिषद है वो राज्य की राजनीतिक कार्यपालिका कहलाती है। ये मंत्रिपरिषद राजनीतिक कार्यपालिका कहलाती है, अर्थात निर्वाचित निकाय, लोगों के द्वारा चुना गया निकाय। यह मंत्रिपरिषद यानी राजनीतिक कार्यपालिका भी सरकार कहलाती है, इसको भी सरकार कहते हैं, लेकिन संकुचित अर्थों में। संकुचित अर्थ में। एक तो व्यापक अर्थ में हमने सरकार पढ़ी, व्यापक रूप में। जब व्यापक रूप में हम लोग सरकार की चर्चा करते हैं तो सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये 3 अंग शामिल हैं। लेकिन जब संकुचित अर्थों में सरकार की बात करते हैं, जब संकुचित अर्थों में सरकार की बात करते हैं तो संकुचित अर्थों में सरकार का अर्थ केवल और केवल राजनीतिक कार्यपालिका है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो संकुचित अर्थों में राजनीतिक कार्यपालिका ही सरकार कहलाती है। जब हम लोग सरकार के विषय में अध्ययन करते हैं और कहते हैं कि सरकार के कितने अंग हैं, तो आप कहते हैं ये तीनों हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन जब हम लोग सरकार के विषय में अभिव्यक्ति देते हैं व्यवहार में, जैसे आप कहते हैं सरकार अच्छा काम कर रही है, या आप कहते हैं सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, सरकार अच्छे निर्णय नहीं ले रही है, या सरकार अच्छे निर्णय ले रही है, जो भी अभिव्यक्ति आप देते हैं सरकार के विषय में, तो आप कल्पना करके देखें कि जब आप सरकार के विषय में ये अभिव्यक्ति दे रहे होते हैं कि सरकार ठीक कर रही है, सरकार ठीक नहीं कर रही है, सरकार निर्णय अच्छा ले रही है, सरकार निर्णय अच्छा नहीं ले रही है, तो जब आप सरकार के विषय में ये अभिव्यक्ति देते हैं तो क्या आप विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका इन सबको संबोधित करते हैं? नहीं, नहीं करते आप। आपका सीधा सरोकार क्या होता है? आपका सीधा सरोकार होता है प्रधानमंत्री से या प्रधानमंत्री के जो अन्य सहयोगी मंत्री हैं उनसे। अगर प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी मंत्री ठीक काम कर रहे हैं तो आप कहते हैं सरकार अच्छा काम कर रही है, ठीक निर्णय ले रही है। अगर प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी मंत्री ठीक निर्णय नहीं ले रहे हैं, अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। तो जब हम व्यवहार में सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं, संकुचित अर्थों में सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं, तो संकुचित अर्थों में सरकार शब्द से हमारा आशय केवल और केवल मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होता है, या मुख्यमंत्री और
मंत्रिपरिषद होती है, अर्थात केवल राजनीतिक कार्यपालिका होती है। और यही राजनीतिक कार्यपालिका संकुचित अर्थों में सरकार कहलाती है। और यह सरकार जो कुछ करती है और जिस तरीके से करती है उसे शासन कहते हैं। यह सरकार जो कुछ करती है, संकुचित अर्थों वाली सरकार जो कुछ करती है और जिस तरीके से करती है उसको शासन, गवर्नेंस कहते हैं। क्या करती है ये सरकार संकुचित अर्थों वाली? संकुचित अर्थों वाली सरकार नीतियां बनाती है और नीतियों को लागू करवाती है। नीतियां बनाती है और नीतियों को लागू करवाती है, यही करती है ये संकुचित अर्थों वाली सरकार। और नीतियां बनाना और नीतियों को लागू करवाना क्या कहलाता है? शासन कहलाता है, गवर्नेंस कहलाता है। दूसरी ओर प्रशासनिक कार्यपालिका क्या है? जो सिविल सेवकों का समूह है, वह सिविल सेवकों का समूह प्रशासनिक कार्यपालिका कहलाता है। प्रशासनिक कार्यपालिका कहलाता है, जो योग्यता के आधार पर नियुक्त होता है। और यह सिविल सेवकों का समूह अर्थात प्रशासनिक कार्यपालिका जो करता है और जिस तरीके से करता है, उसकी जो एक्ट एंड एक्टिविटी है वो प्रशासन कहलाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। क्या करता है ये सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करता है। सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करता है, संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है। तो इसका मुख्य कार्य होता है लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन। तो ये लागू होने वाला पहलू है सरकार का, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है सरकार का, हाथ पैर है सरकार का, जो नीतियों को और निर्णयों को लागू करता है। यहीं से इस बार आईएएस प्री में क्वेश्चन आया था। आईएएस प्री में 2020 में इस बार जो 4 अक्टूबर को एग्जाम हुआ आईएएस प्री का, यहीं से ये क्वेश्चन आया था कि नौकरशाही का मुख्य कार्य क्या है। नौकरशाही अर्थात प्रशासन का, इसी को नौकरशाही भी कहते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के समूह को नौकरशाही कहते हैं, सिविल सेवकों के समूह को नौकरशाही कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य क्या है इसका? लागू करना। बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, उनमें से एक ऑप्शन था लागू करना। इसका मुख्य कार्य है लागू करना। ये क्वेश्चन इस बार आईएएस प्री में पूछा गया था। 4 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा। ये एक सामान्य सी चर्चा है जिसमें हम लोगों ने समझा कि सरकार क्या है, सरकार किसे कहते हैं, शासन क्या है, प्रशासन क्या है, शासन के अंतर्गत क्या क्या काम आता है, प्रशासन के अंतर्गत क्या क्या कार्य आता है, विधायिका क्या कार्य करती है, कार्यपालिका क्या कार्य करती है। इन सब के विषय में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। अब सरकार के अध्ययन के साथ साथ हम लोग पॉलिटिक्स के अंतर्गत हम लोगों को मुख्यतः सरकार का अध्ययन करना है। तो सरकार का अध्ययन हम लोग संविधान के अध्ययन के बिना नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग अब संविधान के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं कि संविधान क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पॉलिटी पढ़ना है तो पॉलिटी में सरकार के विषय में पढ़ना है, सरकार क्या होती है, इसके विविध रूप क्या होते हैं, उन सारी बातों की हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब सरकार का अध्ययन करना है तो सरकार का अध्ययन कैसे करना है? सरकार का अध्ययन संविधान के अनुसार करना है, संविधान के अनुरूप करना है। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि फिर संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो संविधान
किसी भी देश की सर्वोच्च विधि है, सर्वोच्च, मूलभूत, फंडामेंटल या प्राथमिक, प्राइमरी लॉ। किसी भी देश की सर्वोच्च विधि, किसी भी देश की सर्वोच्च विधि या फंडामेंटल विधि, मूलभूत विधि या प्राथमिक विधि संविधान कहलाती है, जो सरकार के विभिन्न अंगों के विषय में वर्णन करती है। सरकार का गठन कैसे होता है, सरकार के दायित्व क्या होते हैं, इन सारी बातों का वर्णन संविधान के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार के कार्यों की रूपरेखा बताता है और सरकार के कार्यों पर सीमाएं आरोपित करता है। अर्थात सरकार के लिए डूज और डोंट्स, सरकार के लिए डूज और डोंट्स की रूपरेखा का वर्णन करता है। अर्थात यह बताता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, डूज क्या है, और सरकार को क्या नहीं करना चाहिए। जैसे भारतीय संविधान सरकारों के विषय में वर्णन करता है, संघ की सरकार, राज्य की सरकार, स्थानीय सरकार, इन सब के विषय में वर्णन करता है और यह बताता है कि सरकारों को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, उसके लिए नीति निर्देशक तत्व वर्णित किए गए हैं, बताए गए हैं, जो सरकारों के दायित्वों की रूपरेखा का वर्णन करते हैं। साथ ही साथ डोंट्स का भी वर्णन करते हैं कि सरकारों को क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, मूल अधिकार बताए गए हैं, पार्ट 3 में उन अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। तो नीति निर्देशक तत्व तो सरकार के ऊपर दायित्व आरोपित करते हैं और मूलाधिकार सरकार के ऊपर सीमा रेखा आरोपित करते हैं, और इस प्रकार दोनों सरकार के ऊपर डूज और डोंट्स की रूपरेखा तय करते हैं। तो संविधान ऐसी मूलभूत विधि है, ऐसी सर्वोच्च विधि है, ऐसी प्राथमिक विधि है जो सरकार के विषय में व्यापक वर्णन करती है। अर्थात यह बताती है, संविधान की विधि, संविधान का दस्तावेज यह बताता है कि सरकार कैसे बनाई जाएगी और सरकार किन कामों के लिए चलाई जाएगी। इन सारी बातों की रूपरेखा संविधान के माध्यम से की जाती है। सामान्यतः संविधान लिखित होता है, लेकिन संविधान अलिखित भी हो सकता है। संविधान के अलग अलग प्रकार होते हैं। लिखित संविधान होता है। लिखित संविधान का अर्थ है कि संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में मौजूद है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे भारत का संविधान लिखित संविधान। लेकिन संविधान अलिखित भी हो सकता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान अनरिटन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। इसे अलिखित संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हमारे पास संविधान के रूप में एक दस्तावेज है, हमने कल आपको बताया कि बेयर एक्ट खरीद लीजिएगा, और बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मूल रूप है, भारतीय संविधान का मूल रूप है। ऐसे ही हर देश के संविधान का बेयर एक्ट है और वह बेयर एक्ट उस देश के संविधान का मूल रूप है। लेकिन अगर ब्रिटेन के संविधान का आप अध्ययन करना चाहें तो ब्रिटेन के संविधान का कोई बेयर एक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दस्तावेज के रूप में संविधान की रचना नहीं की गई, एक दस्तावेज के रूप में संविधान लिखा नहीं गया, बल्कि ब्रिटेन का संविधान बहुत सारी बातों पर निर्भर है। ब्रिटेन के संविधान में, ब्रिटेन में जो कानून प्रचलित हैं उन कानूनों के आधार पर, ब्रिटेन में जो परंपराएं प्रचलित हैं उन परंपराओं के आधार पर, या जो प्रथाएं, रूढ़ियां ये सारी प्रचलित हैं, उन सब प्रथाओं के आधार पर जो कानून विशेषज्ञ हैं उन विशेषज्ञों की राय के आधार पर, जो विशेषज्ञों की पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के आधार पर, इत्यादि, इन सब को मिलाकर के ब्रिटेन का संविधान बनता है। इन सब को मिलाकर
इस प्रकार ब्रिटेन का संविधान कोई एक दस्तावेज नहीं है, एक दस्तावेज नहीं है, और इसीलिए यह कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान अनरिटन है, अलिखित है। अर्थात एक दस्तावेज के रूप में ब्रिटेन का संविधान नहीं लिखा गया है, बल्कि अनेक कानूनों को, अनेक परंपराओं को, अनेक विशेषज्ञों की राय को, अनेक विशेषज्ञों की पुस्तकों में लिखे गए विचारों को, इन सारी बातों को मिला करके एक संविधान बनता है, और उस संविधान को ब्रिटेन का संविधान कहा जाता है। एक सवाल ये उठता है कि कैसे पालन होता होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक लिखित दस्तावेज है, हम उसका भी ढंग से पालन नहीं करते। तो हमारे लिए ये समझना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि ब्रिटेन परंपराओं से शासित होने वाला देश है। लोग वहाँ पर परंपराओं, नियमों, कानूनों का आदर करते हैं। वहाँ के पीपल अपनी परंपराओं का सम्मान करते हैं, नियमों का आदर करते हैं। भारत की तरीके से नहीं है उल्लंघन करने वाले लोग, कि अगर ट्रैफिक लॉ बनाया गया तो उसका उल्लंघन करने में आनंद आता है, हेलमेट ना पहनने में आनंद आता है, गाड़ी सीट बेल्ट ना लगाकर कार चलाने में आनंद आता है, ट्रैफिक रूल तोड़ने में आनंद आता है। हम लोग इस तरीके के लोग हैं जो रूल्स को वायलेट करने में आनंद उठाते हैं। ब्रिटिश पीपल इससे अलग है। उनका जो विकास है, उनका जो डेवलपमेंट है, समाज में इस प्रकार किया जाता है अध्ययन, अध्यापन, शिक्षण के दौरान, कि वे कानूनों और परंपराओं और नियमों का पालन करना उचित समझते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ लोग तोड़ते नहीं हैं, लेकिन जो लोग तोड़ते हैं कानून, नियम, परंपराएं, समाज उनको बहुत ही निचले दर्जे का आदमी समझता है, बहुत ही निकृष्ट कोटि का आदमी समझता है, और उनको समाज में सम्मान नहीं दिया जाता। जबकि हमारे यहाँ उल्टा है। अगर हमारे यहाँ आप कानून तोड़ लेते हैं तो आपको कहते हैं हाँ बहुत दबंग आदमी है, अच्छा आदमी है, संबंध बनाने लायक है, दबंग है ये, किसी की बात नहीं सुनता, कानून की भी नहीं सुनता। तो भारत का जो सोच है, जो रहन सहन है, और ब्रिटेन की जो सोच है, रहन सहन है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए हमारे लिए ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि वहां पर सब कुछ अलिखित होने के बावजूद भी व्यवस्था कैसे इतने सुचारू तरीके से चलती है। हमारे यहाँ सब कुछ लिखित होने के बावजूद भी व्यवस्था सुचारू तरीके से नहीं चल पाती। कोई न कोई सड़क पे बैठा ही मिलता है हमेशा, किसी न किसी कारण से धरना प्रदर्शन करते हुए और कानून तोड़ते हुए। धरना प्रदर्शन करना कानून तोड़ना नहीं है, लेकिन धरना प्रदर्शन करते हुए कानून तोड़ना बड़ी आम सी बात है हमारे देश में। तो ब्रिटेन अलिखित संविधान का एग्जाम्पल है, और भारत लिखित संविधान का एग्जाम्पल है। संविधान लचीला और कठोर भी कहलाता है। संविधान का अगला जो प्रकार होता है वो लचीला संविधान और कठोर संविधान। फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लचीला संविधान उसे कहते हैं जब संविधान में संशोधन करना बहुत सरल हो, संशोधन का तरीका सरल हो, तो उसे लचीला संविधान कहते हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान। क्योंकि ब्रिटेन का संविधान केवल परंपराओं, कानूनों, इन्हीं पर आधारित है, तो केवल कानून बन जाए, कानून बदल करके संविधान संशोधन किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन में संविधान संशोधन का तरीका कानून बनाने के तरीके जैसा है। जैसे कानून बनता है वैसे ही संविधान संशोधन होता है। कानून बनाने और संविधान संशोधन करने का अलग अलग तरीका नहीं होता। तो संविधान संशोधन का तरीका बहुत लचीला है, बहुत सरल है। इसलिए ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे लचीला संविधान। दूसरी ओर कठोर संविधान उसे कहते हैं जब संशोधन अत्यंत कठिन हो। जब संशोधन करना संविधान में अत्यंत कठिन हो तो ऐसे संविधान को कठोर संविधान कहते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान है। संविधान संशोधन का तरीका बिल्कुल अलग है, और 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन किया जाता है कम से कम, और तभी होता है जब कम से कम 3/4 राज्य संविधान संशोधन के विधेयक को अपने अपने यहाँ विधानमंडलों से पारित कर पाते हैं। तो तरीका बहुत जटिल है, बहुत कठिन है।
इसलिए अमेरिका का संविधान विश्व के सबसे कठोर संविधान है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर लचीले और कठोर में भी बांटा जाता है। भारत का संविधान इसमें अलग है। भारत का संविधान ना तो लचीला है, न ही पूरी तरीके से कठोर है, बल्कि भारत का संविधान लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तब ये बात आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने का बड़ा व्यापक तरीका अपनाया गया है, जिसमें ब्रिटेन जैसे लचीलेपन के लक्षण भी दिखलाई पड़ते हैं और अमेरिका जैसी कठोरता के लक्षण भी दिखलाई पड़ते हैं। दोनों चीजें दिखलाई पड़ती हैं। तो जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो इस बात को समझाएंगे। इसलिए भारत का संविधान न तो लचीले की श्रेणी में आता है, न तो कठोर की श्रेणी में आता है, बल्कि दोनों के मिश्रण की श्रेणी में। भारत का संविधान लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण कहा जाता है इस संदर्भ में। ये हम लोगों ने पढ़ा संविधान के विषय में कि संविधान किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संविधानवाद क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, संविधानवाद क्या है। तो संविधानवाद एक शासन प्रणाली है। शासन प्रणाली या यह एक राजनीतिक व्यवस्था है। कैसी राजनीतिक व्यवस्था को, कैसी शासन प्रणाली को संविधानवाद कहते हैं? ऐसी शासन प्रणाली, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो संविधान के पालन पर आधारित हो, संविधान का उचित पालन होता हो। तो ऐसी व्यवस्था जहां संविधान का उचित पालन होता हो वह संविधानवाद कहलाती है। अर्थात संविधानवाद के लिए संविधान होना आवश्यक नहीं है। केवल संविधानवाद के लिए केवल संविधान होना आवश्यक नहीं है, अर्थात जहां संविधान हो वहां संविधानवाद हो ये जरूरी नहीं है, बल्कि संविधानवाद होने के लिए संविधान का उचित पालन किया जाना जरूरी है। और संविधान का उचित पालन प्रगतिशील होना चाहिए, बहुत ही पारंपरिक नहीं होना चाहिए। अर्थात अर्थात एक ऐसा संविधान होना चाहिए जो लोकतांत्रिक मान्यताओं पर आधारित हो। एक ऐसा संविधान होना चाहिए जो शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित हो। ये सब प्रगतिशील मान्यताएं हैं संविधान के निर्माण की। तो एक ऐसा संविधान जो लोकतांत्रिक मान्यताओं पर आधारित हो, एक ऐसा संविधान जो शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित हो, ऐसा संविधान जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर आधारित हो, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता हो, ऐसा संविधान जहां संविधान का उचित पालन किया जाता हो, अर्थात विधि का शासन हो, विधि के शासन पर आधारित हो, अर्थात संविधान का उचित पालन किया जाता हो, और ऐसा संविधान जहां मनमानापन न हो, निरंकुशता का अभाव हो। जब जब संविधान के निर्माण और संविधान के पालन में ये लक्षण पाए जाएंगे तभी हम कहेंगे कि उस देश में संविधानवाद है, अन्यथा संविधानवाद नहीं। संविधान होते हुए भी संविधानवाद नहीं। जैसे पाकिस्तान में संविधान है लेकिन पाकिस्तान में संविधानवाद नहीं है, क्योंकि संविधान का उचित पालन नहीं होता, लोकतंत्र का भी उचित पालन नहीं होता, शक्तियों का पृथक्करण भी नहीं रहता। बीच बीच में जो सेना सेना है, सेना कब्जा कर लेती है सत्ता पर। चीन में भी संविधान है, चीन में भी संविधान है, लेकिन चीन में संविधानवाद नहीं है। नहीं है क्यों? क्योंकि चीन में लोकतंत्र नहीं है, चीन में शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, चीन में नागरिक के अधिकारों की रक्षा नहीं है, चीन में विधि का शासन नहीं है, और चीन निरंकुश शासन तंत्र है। चीन में निरंकुशता है।
तो संविधान तो है चीन में संविधान तो है, लेकिन संविधान होने के बावजूद भी चीन में ना तो लोकतंत्र है, ना तो शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है, ना तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा है, ना तो कानून का शासन है, ना ही निरंकुशता का अभाव है, बल्कि ये सारी बुराइयां चीन में मौजूद हैं। लोकतंत्र नहीं है, शक्तियों का बंटवारा नहीं होता, नागरिकों के अधिकारों की चीन में दूर दूर तक रक्षा नहीं होती, कानून का शासन है ही नहीं, चीन में शून्य है, निरंकुशता चरम पर है, चीन में चरम पर है। तो चीन में संविधान तो है, चीन में संविधान तो है, लेकिन चीन में संविधानवाद नहीं है, चीन में संविधानवाद नहीं। जबकि वहीं दूसरी ओर भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ये तमाम देश ऐसे हैं जहां संविधान भी है और संविधानवाद भी है। इन देशों में संविधान भी है, संविधानवाद भी है, क्योंकि इत्यादि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि ये सब ऐसे देश हैं, ये सब ऐसे देश हैं जो न केवल जिन्होंने संविधान बनाया है, बल्कि संविधान का उचित पालन करते हैं, और उनके संविधान के पालन में लोकतांत्रिक मान्यताओं का ध्यान रखा जाता है, शक्तियों का पृथक्करण का ध्यान रखा जाता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है, विधि के शासन पर बल दिया जाता है, निरंकुशता पर अंकुश लगाया जाता है। तो ये मूलभूत एलिमेंट है, ये बेसिक एलिमेंट है, ये मूलभूत एलिमेंट है, ये बेसिक एलिमेंट है किसी भी शासन प्रणाली की का मापदंड तय करने के लिए कि किसी भी शासन प्रणाली में संविधान होते हुए भी संविधानवाद के लक्षण हैं या नहीं। अर्थात अर्थात संविधानवाद वह शासन व्यवस्था है जो सीमित सरकार की अवधारणा पर आधारित, सीमित सरकार की अवधारणा पर। ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया है IAS 2020। सीमित सरकार की अवधारणा, तो सीमित सरकार की अवधारणा संविधानवाद कहलाती है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहलाती है, या संवैधानिक सरकार कहलाती है। इसी को संवैधानिक सरकार कहते हैं। संविधानवाद का आशय हुआ, संविधानवाद का आशय हुआ, इसको सरल शब्दों में कहें अगर संविधानवाद को, तो संवैधानिक सरकार कहेंगे। संविधानवाद का आशय हो गया संवैधानिक सरकार, संवैधानिक सरकार। तो संवैधानिक सरकार का आशय ये नहीं है कि संविधान है इसलिए संवैधानिक सरकार है, बिल्कुल नहीं। हमने बताया कि चीन में संविधान है, चीन ने अपना एक संविधान बना रखा है, लिख के रखा है, लेकिन चीन में संविधान होने के बावजूद भी चीन में संवैधानिक सरकार नहीं है, अर्थात चीन में संविधानवाद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चीन में लोकतंत्र नहीं है, चीन में शक्तियों का बंटवारा नहीं है, चीन में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं होती, चीन में कानून के शासन का पालन नहीं होता, और चीन की पूरी व्यवस्था निरंकुशता पर ही आधारित है, मनमानेपन पर आधारित है। जबकि संवैधानिक सरकार मनमानेपन पर नियंत्रण लगाने वाली सरकार होती है, मनमानेपन पर, निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने वाली सरकार। तो प्रत्येक सरकार जिसके लिए अपना संविधान हो, यह जरूरी नहीं कि वह संवैधानिक सरकार हो, अर्थात वहां संविधानवाद हो। तो संविधान होने मात्र से सरकार संवैधानिक नहीं हो जाती। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि मात्र संविधान होने से सरकार संवैधानिक नहीं हो जाती, मात्र संविधान बना लेने से सरकार संवैधानिक नहीं हो जाती। सरकार संवैधानिक तब होती है जब संविधानवाद पर आधारित होती है, अर्थात सीमित सरकार की अवधारणा होती है, अर्थात इन मानदंडों पर आधारित होती है जो मानदंडों के विषय में हम लोगों ने चर्चा की। अगर इनमें से कोई भी मिसिंग है, अगर इनमें से किसी का भी अभाव है, तो उस देश में संविधान होगा, उस देश की अपनी सरकार होगी, लेकिन उस सरकार को संवैधानिक सरकार नहीं कहेंगे, उस देश को संवैधानिक सरकार नहीं कहेंगे, सरकार को संवैधानिक सरकार नहीं कहेंगे, उसको संविधानवाद नहीं कहेंगे। जैसे हमने चाइना का एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया। तो ये संविधान और संविधान पर आधारित शासन प्रणाली और संविधान पर आधारित सरकार की चर्चा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चाइना का संविधान हाँ रिटन है, बताया हमने भी।
तो अब इस चर्चा के साथ हम लोग संविधान भारत के संविधान के विषय में अध्ययन करना शुरू करते हैं और भारत के संविधान का भारत का संविधान हम लोगों ने अपना एक संविधान बनाया है, भारत का संविधान बनाया गया है और भारत के संविधान को हम लोग दो भागों में, एक मूल संविधान और एक वर्तमान संविधान, दो भागों में हम लोग बांटते हैं। मूल संविधान वो है जो 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। वर्तमान संविधान वो है जो अनेक संशोधनों के बाद आज मौजूद है, उसे वर्तमान संविधान कहेंगे। संविधान को हम लोगों ने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची में निर्मित कर रखा है। हाँ, नोट करते चलिए, ये आपका नोट्स भी बनता चलेगा और अगर मेरी बुक है तो उसमें ये सारी चीजें लिखी भी हुई हैं, अन्यथा आप नोट भी करते चलिए। तो संविधान को भाग, अनुच्छेद, आर्टिकल और अनुसूची, शेड्यूल में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? भाग का अर्थ चैप्टराइजेशन है। अलग अलग विशेषताओं के लिए अलग अलग भाग बनाया गया। जैसे मूलाधिकार के लिए अलग भाग बनाया गया, भाग 3। नीति निर्देशक तत्वों के लिए अलग भाग बनाया गया, भाग 4। नागरिकता के लिए अलग भाग बनाया गया, भाग 2। संघ की सरकार के लिए अलग भाग बनाया गया, भाग 5। तो अलग अलग विशेषताओं के लिए अलग अलग भाग बनाया गया। तो चैप्टराइजेशन है भाग। उस भाग में कुछ प्रावधान लिखे गए, कुछ प्रावधान, कुछ बातें लिखी गई। जो बातें लिखी गई हैं उनको प्रावधान कहते हैं। जो बातें लिखी गई हैं उनको प्रावधान कहते हैं। तो कुछ प्रावधान लिखे गए हैं, उन प्रावधानों को नंबर अलॉट किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उन नंबर्स को आर्टिकल कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। उन बातों को नंबर अलॉट किया गया है जिनको अनुच्छेद कहते हैं। और कुछ अनुच्छेद में जो बातें लिखी गई हैं उनके लिए एक अलग लिस्ट भी बनाई गई है। जैसे पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि कितने राज्यों का संघ होगा, कितने राज्य होंगे? तो उसके लिए पहली सूची बना दी गई, एक लिस्ट बनाई गई। पहले उसे उसको कहा गया अनुसूची। कानूनी पर्पस से जब लिस्ट बनाई जाती है, कानूनी पर्पस से जब लिस्ट बनाई जाती है तो उसको शेड्यूल कहते हैं, उसको अनुसूची कहते हैं। तो संविधान भी कानून है, इसलिए संविधान के पर्पस से जो लिस्ट बनाई गई उसको शेड्यूल कहते हैं, इसको अनुसूची कहते हैं। तो अब पहली अनुसूची जोड़ दी गई। पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 कहता है। तो भाग 1 में और अनुच्छेद 1 में यह बात लिख दी गई कि भारत राज्यों का संघ है। सवाल उठता है कितने राज्यों का संघ है, तो उसके लिए हमने पहली अनुसूची बना दी, उसमें राज्यों का नाम लिख दिया है। तो राज्यों का नाम जहाँ लिखा है वो पहली अनुसूची बना दी गई। इसी तरीके से सूचियां बनाई गई हैं, जिनको कानूनी पर्पस से बनाई गई सूची को शेड्यूल कहते हैं, अनुसूची कहते हैं। तो शुरुआत में 8 अनुसूचियां बनाई गई थी। 395 आर्टिकल्स संविधान में जोड़े गए और कुल 22 भाग में संविधान की रचना की गई। बुक ऑर्डर कर दिया है, आ जाएगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी तो हम लोग लिख रहे हैं अभी तो, अब जब तक बुक नहीं आ जाती तब तक नोट करते चलिए, लिखते चलिए। सारी चीजें लिख भी दे रहे हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सारा डिस्कशन लिखते भी चल रहे हैं, उसके बाद भी लिखते रहेंगे। तो आपने बुक मंगा ली, अच्छा किया है। आपके पास एक नोट्स मौजूद रहेगा ऑलरेडी फ्री का, क्योंकि वो बुक प्री के लिए है केवल। लेकिन प्री का परफेक्ट नोट है, कंप्लीट नोट्स। तो
भारत के संविधान को जब मूल रूप में संविधान बनाया गया, जो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, उसमें 22 भाग बनाए गए, 22 पार्ट बनाए गए। उन 22 पार्ट में 395 आर्टिकल्स यानी 395 नंबर्स पे अलग अलग बातें लिखी गई, 395 अनुच्छेद बनाए गए, अलग अलग प्रावधान लिखे गए, उनको अलग अलग नंबर दिया गया। हर नंबर को अलग अलग अनुच्छेद के नाम से पुकारते हैं, अलग अलग आर्टिकल के नाम से पुकारते हैं। तो 395 आर्टिकल लिखे गए, 8 अनुसूचियां जोड़ी गई। कुछ आर्टिकल्स की व्याख्या करने के लिए पीछे सूची बनाई गई, उसको अनुसूची कहा गया, और टोटल 8 अनुसूचियां जोड़ी गई। लेकिन बीच बीच में संविधान में संशोधन भी किया गया, और संशोधन के बाद बहुत सारी चीजें चेंज भी हुई, परिवर्तन भी आया। जैसे जब पहला संविधान संशोधन हुआ, तो पहले संविधान संशोधन से ही 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई, एक अनुसूची जोड़ दी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। पहले ही संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में आर्टिकल 31 कैपिटल ए, आर्टिकल 31 कैपिटल बी, ये दो नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए। तो क्यों जोड़े गए, आगे चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन कहने का आशय है कि जोड़ दिए गए। 7वां संविधान संशोधन किया गया, तो 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 6, 7, 8, 9 संविधान से हटा दिए गए, और 6, 7, 8, 9 की जगह केवल 2 नए भाग जोड़े गए, बाकी 2 भाग गैप कर दिए गए। तो इस तरीके से जो संविधान हमने बनाया, उस संविधान में विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से कुछ जोड़ा, कुछ घटाया, इस तरीके की उठापटक करते रहे। इन सारी उठापटक से, इस जोड़ने घटाने से जो भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों के नंबर हैं वो बदल गए। टोटल भाग अब हो गए 25, 25 भाग हो गए। टोटल आर्टिकल हो गए 470, 470 अनुच्छेद हो गए, और टोटल अनुसूचियां हो गई 12, 12 अनुसूचियां हो गई। अब 22 भाग के बाद हमने 23वां नहीं जोड़ा, लेकिन बीच में ही जोड़ दिया। जैसे भाग 9 के बाद भाग 9A जोड़ दिया, भाग 9B जोड़ दिया, तो अब 2 भाग जोड़ दिए हमने यहाँ पर बीच में ही, तो अब इनको अलग से काउंट कर लिया हमने, 22 से बढ़ गए फिर ये। तो इसी तरीके से बीच बीच में जोड़ा है संविधान में, तो भागों की संख्या 22 से बढ़कर 25 हो गई। इसी तरीके से आर्टिकल, जो अंतिम आर्टिकल है संविधान में, जो अंतिम आर्टिकल है संविधान में, वो आज भी 395 है, 396 नहीं जोड़ा। लेकिन बीच में ही कुछ आर्टिकल्स हटाए, तो कुछ आर्टिकल्स जोड़े भी। जैसे आर्टिकल 31 हटा दिया, 31 नहीं है, 30 के बाद सीधे 32 है, तो 31 हटा दिया, लेकिन 31A, 31B, 31C, ये 3 आर्टिकल यहीं पर जोड़ दिए। तो अब एक हटाया, 3 जोड़ा, एक हटा दिया, 3 जोड़ दिया, तो एक माइनस कर दिया, 3 जोड़ दिया, रिजल्ट क्या हुआ, 2 बढ़ गए। मूल संविधान में जितने आर्टिकल थे उनमें 2 बढ़ गए, क्योंकि घटाया तो एक ही, लेकिन जोड़ा 3। तो इस तरीके से 395 के बाद तो नंबर नहीं जोड़ा, क्योंकि ये सब अंतिम जो भाग है वो इंट्रोडक्शन है केवल संविधान का, आगे हम लोग पढ़ेंगे। वो केवल और केवल संविधान का इंट्रोडक्शन बताता है, बेसिक बातें बताता है, और अंतिम भाग से पहले भी जो 1-2 भाग हैं वो केवल अस्थायी प्रावधानों वाले भाग हैं। तो बाद में हमने नहीं जोड़ा है, 396 नंबर नहीं जोड़ा, लेकिन बीच बीच में ही जो प्रावधान जहाँ उपयोगी लगे, जहाँ प्रासंगिक लगे, वहीं बीच बीच में कुछ प्रावधान हटा दिए गए, कुछ प्रावधान जोड़ दिए गए, और इससे ये नंबर बदल गया, इससे ये नंबर बदल गया, और ये नंबर बढ़कर 470 हो गया, 470 हो गया। तो मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अंतिम अनुच्छेद आज भी है 395, लेकिन विभिन्न संविधान संशोधनों के बाद 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, और विभिन्न संविधान संशोधनों के बाद यह मूल रूप बदल चुका है। 25 भाग हो चुके हैं, 470 अनुच्छेद हो चुके हैं, और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो ये भारतीय संविधान का वर्तमान रूप है। कौन कौन से भाग हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोग सारे भाग अलग अलग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। 470 आर्टिकल्स हैं, उनमें कुछ सब आर्टिकल्स भी हैं, कुछ उप अनुच्छेद भी हैं, क्लॉज हैं। तो कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ के सब आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट हैं।
जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1)(a), 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, अर्थात 19(1)(a) इसमें दी गई है। तो यहाँ पर आर्टिकल 19 का क्लॉज और उसका सब क्लॉज ये भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की भी चर्चा आगे होगी, कोई भी छूटेगा नहीं। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल कवर करेंगे हम लोग। और जो अनुसूचियां हैं, 8 अनुसूचियां हैं, उनमें से कुछ अनुसूचियों को डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन बाकी सबकी डिटेलिंग नहीं करेंगे। तो अनुसूचियों की डिटेलिंग यहीं पर एक बार हम लोग कर लेते हैं। उससे प्रश्न आते हैं सीधे एग्जाम में कि किस अनुसूची में कौन सी बात कही गई है। तो संविधान की अनुसूचियों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो एक तरफ लिख लेते हैं अनुसूची और दूसरी तरफ लिख लेते हैं विषय। तो कौन कौन सी अनुसूचियां हैं और उन अनुसूचियों में क्या लिखा गया है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहली अनुसूची संविधान की पहली अनुसूची किस विषय से संबंधित है? ये संघ व इसके राज्य से संबंधित है कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं, कब कौन से राज्य बने हैं, राज्य का विस्तार क्या है, इन सारी बातों की लिस्ट अनुसूची 1 में दी गई है। अनुसूची 2 बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, अनुसूची 2 पर प्रश्न नहीं आते हैं, न पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। विभिन्न पदाधिकारियों के बारे में है। बेसिकली बनाई क्यों गई थी ये अनुसूची और क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस बात को समझ भी लें। जब संविधान बनाया गया तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, न्यायाधीश, सीएजी इत्यादि सब ने अपना अपना पद धारण किया। अब सबने अपना अपना पद धारण किया तो सबके वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें, इन सब का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन अब सबके वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें, इन सब का प्रावधान कैसे किया जाए? क्योंकि इन सब के लिए संसद को कानून बनाना था संविधान के अनुसार, और संसद कानून बना के ये तय करती कि इन सब के वेतन, भत्ते, इन सब के प्रावधान क्या होंगे। लेकिन अब उस समय तो कानून बने नहीं थे क्योंकि संविधान बना नहीं था। तो संविधान बना नहीं था, उन सब के लिए कानून बने नहीं थे, तो ये कैसे तय हो कि ये सब अपने वेतन, भत्ते, कितना वेतन लेंगे, कितने भत्ते लेंगे, क्या सुविधाएं मिलेंगी। तब इस बात के लिए दूसरी अनुसूची बना दी गई, संविधान में जोड़ दी गई। और इस दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, न्यायाधीश, सीएजी इत्यादि, इन सब के वेतन भत्तों का प्रावधान ले लिया गया। संविधान में प्रावधान ये किया गया था कि सबके वेतन भत्तों के लिए संसद अलग से कानून बनाएगी। तो संसद ने जैसे ही संसद का निर्वाचन हुआ, संसद का गठन हुआ, संसद ने सबके लिए अलग अलग कानून बना दिया। तो अब तो सबके लिए अलग अलग कानून है और सबके वेतन भत्ते, सेवा शर्तें उसी कानून से गवर्न होती है। इसलिए इस दूसरी अनुसूची का कोई मतलब नहीं है। अब कोई मतलब नहीं। लेकिन शुरुआती दौर में जब संसद नहीं थी, जब संसद ने विभिन्न पदाधिकारियों के लिए वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के लिए कोई कानून नहीं बनाया था, तब तक के लिए ये दूसरी अनुसूची महत्वपूर्ण थी। तो अब इसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए हमने कहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर प्रश्न नहीं है। तीसरी अनुसूची, शपथ के प्रारूप। आपने देखा होगा कि विभिन्न पदाधिकारी जब पद ग्रहण करते हैं तो पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है, उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है, प्रधानमंत्री शपथ लेता है, मंत्री शपथ लेते हैं इत्यादि, राज्यपाल शपथ लेता है। तो विभिन्न पदाधिकारी शपथ ग्रहण करते हैं और शपथ ग्रहण करने के बाद तब पद धारण करते हैं। तो शपथ लेने का अपना एक उनका तरीका है, एक पैटर्न है। शपथ का क्या पैटर्न है, किन किन बातों की शपथ लेंगे, वे प्रारूप इसी तीसरी अनुसूची में दिए गए। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लेकिन इस तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल
इनकी शपथ का प्रारूप नहीं है, इनको छोड़कर। इनको क्यों छोड़कर? क्योंकि ये राष्ट्राध्यक्ष के रूप में ये सब काम करते हैं, राष्ट्र मुखिया के रूप में काम करते हैं, राज्य के मुखिया के रूप में काम करते हैं, संवैधानिक प्रधान के रूप में काम करते हैं। और इनकी शपथ के प्रारूप जहां इनकी नियुक्ति के विषय में प्रावधान किए गए हैं वहीं लिख दिए गए हैं, तीसरी अनुसूची में नहीं लिखे गए हैं। तो राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में लिखी गई है, तो राज्यपाल की शपथ इसी तरीके से आर्टिकल 159 में लिखी गई है। तो इन सब के लिए शपथ के जो प्रारूप हैं, इन तीनों के शपथ के प्रारूप इनकी नियुक्ति के साथ ही विभिन्न अनुच्छेदों में लिख दिए गए हैं, तीसरी अनुसूची में नहीं लिखे गए हैं। इन तीनों को छोड़कर बाकी सबके शपथ के प्रारूप तीसरी अनुसूची में लिखे गए हैं। न्यायाधीश, मंत्री, प्रधानमंत्री, सीएजी इत्यादि, ये लोग किस शपथ में प्रारूप लेंगे, ये तीसरी अनुसूची में लिखे गए। क्लियर हुआ? तो तीसरी अनुसूची शपथ के प्रारूप के विषय में बताया। फिर आते हैं चौथी अनुसूची के विषय में, फोर्थ शेड्यूल के विषय में। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, सीटों का आवंटन या बंटवारा, किस राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में चुनकर भेजी जाएंगी, इस बात का वर्णन चौथी अनुसूची में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के नजरिए से खूब पूछी जाती है, एग्जाम में पूछी गई है कई बार, तो काफी इंपॉर्टेंट है चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में कहा लिखा गया है। लोकसभा में सीटों का बंटवारा संविधान में नहीं है, केवल राज्यसभा में सीटों का बंटवारा संविधान में दिया गया है, क्योंकि राज्यसभा संघीय ढांचे को मेंटेन करने का कार्य करती है, बनाए रखने का कार्य करती है, इसलिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा संविधान में नहीं है। लोकसभा में किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी, यह बात जन प्रतिनिधित्व कानून में लिखी गई है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 बनाया गया है, संसद के द्वारा यह कानून बनाया गया है, और इस कानून में लिखा गया है किस राज्य से कितनी सीटें लोकसभा में आएंगी। तो लोकसभा में सीटों का बंटवारा संविधान में नहीं है, ये जन प्रतिनिधित्व कानून में दिया गया है, संसद के द्वारा बनाए गए कानून में दिया गया है। लेकिन राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी, यह बंटवारा संविधान में चौथी अनुसूची में दिया गया है। तो चौथी अनुसूची इसलिए इंपॉर्टेंट है। पांचवी और छठी अनुसूची इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजिंग है, आप एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज करने की संभावना रखते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बनी रहती है और प्रश्न खूब पूछे गए हैं। क्या कहती है पांचवी अनुसूची? पांचवी अनुसूची कहती है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के विषय में, अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के विषय में। तो अन्य राज्य कौन है? 10 राज्य हैं, हम लोग चर्चा करेंगे आगे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा इत्यादि 10 राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन 4 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के विषय में प्रावधान किए गए हैं पांचवी अनुसूची में। और छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में या अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में ये छठी अनुसूची में दिए गए हैं। तो छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के विषय में प्रावधान किए गए हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम
इन 4 राज्यों के विषय में प्रावधान किए गए हैं और 5वीं अनुसूची में इन 4 राज्यों को छोड़कर देश के अन्य राज्यों के विषय में प्रावधानों का वर्णन किया गया है। क्यों ये प्रावधान वर्णित किए गए हैं अलग अलग, क्या आवश्यकता है, हम लोग इस बात की चर्चा आगे करेंगे तो 5वीं और 6ठी अनुसूची पर। हम लोगों ने अपने सिलेबस में कल जब सिलेबस समझा है तो उसमें लिखा है 5वीं और 6ठी अनुसूची पढ़ने के लिए। बेसिकली जहां पर जनजातियां रहती हैं उन जनजातीय क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर किया जा सकता है। सारे क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर किए जाएंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर किया जा सकता है। राष्ट्रपति करता है राज्यपाल के परामर्श पर, और जिन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया जाता है वहां पर कुछ विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग का अधिकार राज्यपालों को मिल जाता है राष्ट्रपति की ओर से, संविधान की ओर से, और वहां उन क्षेत्रों का प्रशासन कुछ अलग तरीके से चलाया जाने लगता है। तो 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में प्रशासन अलग तरीके से चलता है, 6ठी अनुसूची के क्षेत्रों में प्रशासन अलग तरीके से चलता है। कैसे अलग अलग तरीके से चलता है दोनों में, 5वीं अनुसूची के क्षेत्र और 6ठी अनुसूची के क्षेत्रों में, इस बात की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल एग्जाम के लिए ये 3 अनुसूचियां बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5वीं और 6ठी में अक्सर कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में पहुंचते हैं आप ये आंसर करते समय कि किसमें छोड़ना है किसमें जोड़ना है, किसमें असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम को छोड़ना है और किसमें असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम को जोड़ना है। तो यहाँ से तो खूब तैयार करके जाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल का प्रेशर ऐसा होता है कि अक्सर कंफ्यूजन की संभावना हो जाती है। कंफ्यूजन की संभावना नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से मगअप कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और जब हम लोग थोड़ा डिटेल प्रावधान आगे पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे कि 5वीं अनुसूची क्या कहती है, 6ठी क्या कहती है, क्योंकि दोनों के प्रावधान बिल्कुल अलग अलग हैं, तो जब उसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेंगे तो कंफ्यूजन की गुंजाइश और भी खत्म हो जाएगी और भी। तो इंतजार कीजिए जब 5वीं और 6ठी अनुसूची के प्रावधान हम लोग पढ़ेंगे तो इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। ये हो गई 5वीं और 6ठी अनुसूची। इसके बाद फिर अगली अनुसूची की चर्चा करते हैं हम लोग, और विषय 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल। 7वीं अनुसूची कहती है संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी विषयों का बंटवारा। विधायी विषय क्या होते हैं? विधायी विषयों का अर्थ होता है जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया जाए उसे विधायी विषय कहते हैं। तो विधायी विषय का बंटवारा अर्थात कानून बनाने वाले विषयों का बंटवारा। इसका अर्थ ये हुआ कि किन विषयों पर संघ को कानून बनाने का अधिकार होगा, अर्थात संघ की संसद को कानून बनाने का अधिकार होगा, किन विषयों पर राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार होगा। यह बंटवारा 7वीं अनुसूची में किया गया है। इसके लिए 3 सूचियां जोड़ी गई हैं संविधान में, उसको संघ सूची कहते हैं, राज्य सूची कहते हैं और समवर्ती सूची कहते हैं। 3 सूचियां जोड़ी गई हैं और इन तीनों सूचियों में, इन तीनों लिस्ट में अलग-अलग विषयों का उल्लेख किया गया है और उन्हीं अलग-अलग विषयों पर इन सबको अलग-अलग कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। जैसे इस समय कृषि कानून बड़ा चर्चा में है कि कृषि तो राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र ने कानून बना लिया, बड़ा बवाल मचा हुआ है पूरे देश में। तो राज्य ने इसलिए कानून बना लिया क्योंकि कृषि से संबंधित जितना भी नियंत्रण है, कृषि से संबंधित जितना भी संचालन है, कृषि से संबंधित जितनी भी आय है, व्यापार है, कारोबार है, वो सब समवर्ती सूची का विषय है। वो सब समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची पर आप जानते हैं केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो कानून बना है तवा मची हुई है, आप देख रहे हैं पूरे देश में, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ठीक है, जब तक विरोध कर ले जाए तब तक कर ही रहे हैं। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां बनाई जाती हैं और इन तीनों सूचियों में विषयों का वर्णन किया गया है। आगे इन तीनों सूचियों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। जब संघ और राज्य संबंध के विषय में चर्चा करेंगे तब इनकी चर्चा एक बार फिर से आएगी और विस्तार से पढ़ेंगे कि कैसे विषयों का बंटवारा किया गया है, विषयों के बंटवारे में अगर विवाद हो जाए तो क्या होगा,
कानून कोई बना ले जाए तो क्या होगा, इन सारी बातों की चर्चा आगे विस्तार से होगी। तो ये विषय बहुत आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे जब संघ राज्य संबंधों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची भाषाओं के विषय में वर्णन करती है, भाषाएं बताती है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में 14 भाषाएं इसमें लिखी गई थी, लेकिन वर्तमान संविधान में अनेक संशोधनों के बाद भाषाओं की संख्या बढ़ा दी गई है। अब 22 भाषाएं इसमें शामिल कर दी गई है। क्यों जोड़ी गई है ये 8वीं अनुसूची? 8वीं अनुसूची इसलिए जोड़ी गई जिससे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में डेवलप किया जा सके। हम जानते हैं कि संविधान हिंदी को राजभाषा घोषित करता है, केवल घोषित करता है, करता कुछ नहीं है। हिंदी का कोई महत्व नहीं है इस देश में, हिंदी का कोई लाभ नहीं है इस देश में। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप किसी काम के नहीं है इस देश में, राजनेता बनने के अलावा। तो हिंदी केवल और केवल कहने के लिए है, यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है, केवल कहने के लिए राजभाषा है। बाकी 1963 में जो कानून बनाया गया इस देश में, उस कानून में साफ तौर पे लिख दिया गया कि संसद का सारा कामकाज, उच्चतम न्यायालय का सारा कामकाज और केंद्र सरकार का सारा कामकाज केवल और केवल अंग्रेजी में होगा, केवल और केवल अंग्रेजी में होगा। ये साफ साफ लिख दिया गया है कानून में 1963 में। और इसलिए इसीलिए हमने कहा कि केवल दिखावटी बात है कि राजभाषा हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, ये केवल दिखावटी बात है। इसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये केवल और केवल कागजों में जीवित रहने वाली संकल्पना है, कागजों में जीवित रहने वाला प्रावधान है। व्यावहारिकता ये है कि 1963 में कानून बना करके यह स्पष्ट घोषणा कर दी गई कि संसद का सारा कामकाज केवल अंग्रेजी में होगा, उच्चतम न्यायालय का सारा कामकाज केवल अंग्रेजी में होगा, उच्च न्यायालय का सारा कामकाज केवल अंग्रेजी में होगा और केंद्र सरकार का सारा कामकाज केवल अंग्रेजी में होगा। हाँ, आवश्यकता पड़ने पर इन सब का हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित कराया जाता रहेगा। तो इन सब का हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हो। और आज भी इस देश में बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो संसद ने बनाए हैं, अर्थात संसद ने विधेयक पारित किए हैं, कानून बनाए हैं, और उन कानूनों का अंग्रेजी अनुवाद नहीं है। वे कानून मूल रूप में अंग्रेजी में बनाए गए और वे कानून मूल रूप में अंग्रेजी में ही मौजूद हैं, आज भी आजादी के बाद बने हैं। और आज भी उन कानूनों का हिंदी अनुवाद नहीं कराया गया। 60 साल 70 साल भी बीत चुके हैं ऐसे कानूनों के। इसी तरीके के बहुत सारे सरकारी आदेश हैं, बहुत सारे सरकारी नोटिफिकेशन हैं, जिनका आज तक कोई हिंदी अनुवाद नहीं है, अंग्रेजी में ही जारी किया गया, आज तक केवल अंग्रेजी में मौजूद है, उनका कोई हिंदी अनुवाद नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि राजभाषा हिंदी है, वो केवल औपचारिकता है, केवल औपचारिकता है, केवल लिखने पढ़ने वाली बात है। व्यावहारिकता ये है कि हिंदी का कोई महत्व नहीं है, हिंदी का कोई स्थान नहीं है इस देश में। तो फिलहाल चर्चा करने, जो बात यहाँ पर बताने जा रहे थे 8वीं अनुसूची की, वो ये है कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं के विषय में वर्णन किया गया है और मूल संविधान में 14 भाषाएं वर्णित की गई थी। भाषाओं की संख्या अब बढ़ाकर 22 भाषा कर दी गई है, 22 भाषा कर दी गई है। और इन भाषाओं का वर्णन इसलिए किया गया है, 8वीं अनुसूची इसलिए जोड़ी गई जिससे कि हिंदी को राजभाषा के रूप में और समृद्ध बनाया जा सके। तो ऐसी भाषाएं जिनके शब्द हिंदी से थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, या ऐसी भाषाएं जिन भाषाओं से शब्द लेकर के हिंदी में शामिल किए जा सकते हैं, हिंदी में जोड़े जा सकते हैं। क्योंकि हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम लोग हिंदी के शब्दों का प्रयोग नहीं करते, जैसे इंटरनेट, बस, रेल, ट्रैफिक, इन शब्दों का प्रयोग हिंदी में करते हैं और हिंदी में वैसे ही लिखते हैं। लेकिन क्या वे हिंदी भाषा के शब्द हैं? बिल्कुल नहीं, वो सब इंग्लिश भाषा के शब्द हैं। उसी तरीके से जैसे इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग हम हिंदी में उसी रूप में कर रहे हैं, वैसे ही गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु इत्यादि अन्य भाषाओं के अनेक शब्द हिंदी में उसी रूप में प्रयोग में लाए जा सकें, इससे हिंदी का शब्दकोश बढ़ाया जा सके, हिंदी की सर्वमान्यता विकसित हो सके और हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित किया जा सके। इस पर्पस के लिए ऐसी भाषाओं को चिन्हित करके 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रावधान किया गया और हिंदी भाषा के शब्दकोश को समृद्ध बनाने का प्रावधान किया गया। ये पर्पस था 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने का। हालांकि कोई पर्पस नहीं है, सब बेकार हो चुका है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया
कि हिंदी राजभाषा केवल कागजों में है, बाकी हिंदी का कोई महत्व नहीं है इस देश में। किसी भी कामकाज में हिंदी का कोई योगदान नहीं है, हिंदी का कोई महत्व नहीं है। सारा कामकाज केवल और केवल अंग्रेजी में किया जाता है। इसलिए जो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जोड़ा जाना है, वो केवल और केवल मात्र एक राजनैतिक घटनाक्रम बनकर रह गया है। इसके अलावा इसका कोई महत्व नहीं है। तो ये 8वीं अनुसूची के विषय में चर्चा है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये 8 अनुसूचियां थी जो शामिल की गई थी। इसके बाद फिर विभिन्न अनुसूचियां समय समय पर जोड़ी गई हैं विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से, और 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। उन अनुसूचियों में क्या क्या प्रावधान किए गए, हम लोग उनकी चर्चा कर लेते हैं। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कैसे जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, पहला ही संविधान संशोधन किया गया 1951 में। और पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसकी हेडिंग है, 9वीं अनुसूची की हेडिंग है, कुछ विधियों का विधिमान्यीकरण। कुछ विधियों का विधिमान्यीकरण, लीगलाइजेशन ऑफ सर्टेन लॉज। तो बेसिकली उद्देश्य क्या था इस अनुसूची को जोड़ने का? भूमि सुधार। भूमि सुधार करने के लिए ये 9वीं अनुसूची बनाई गई। संक्षिप्त सी चर्चा कर लेते हैं, बाकी विस्तार से चर्चा इसकी आगे करेंगे। विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षेप में बता देते हैं आपको। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था शुरुआती दौर में, जबकि इस देश में भूमि सुधार करना अत्यंत आवश्यक था। भूमि सुधार का अर्थ था भूमियों का न्यायपूर्ण वितरण, न्यायपूर्ण बंटवारा। क्योंकि जमीनें राजाओं के पास, जमींदारों के पास, जागीरदारों के पास, सामंतों के पास केंद्रित थी, इसलिए राज्य सरकारों से कहा गया, भूमि सुधार राज्य सूची का विषय बनाया गया। राज्य सरकारों से कहा गया कि वे जमींदारी उन्मूलन कानून बनाएं, और जमींदारी उन्मूलन कानून बना करके जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दें, राजशाही व्यवस्था को खत्म कर दें, और उनसे संपत्तियां अपने पास छीन लें, ले लें। सारी संपत्तियां राज्य की हो जाएंगी। अब राज्य जितने भी भूमिहीन किसान हैं, उन भूमिहीन किसानों के बीच जमीनों का वितरण करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि हर परिवार के पास खेती योग्य जमीन का टुकड़ा अवश्य हो, क्योंकि खेती ही आजीविका का सबसे प्रमुख साधन हुआ करती है। इसके लिए सीलिंग एक्ट भी लागू किए गए। सीलिंग एक्ट का मतलब होता है अधिकतम सीमा कानून। राज्यों को अधिकार दिया गया कि वो अधिकतम सीमा कानून भी बनाए। अधिकतम सीमा कानून बना करके ये तय करें कि किसी भी व्यक्ति के पास एक सीमा से ज्यादा जमीन नहीं होगी। अगर उससे ज्यादा जमीन होगी तो वो जमीन राज्य ले लेगा, और जो सरप्लस जमीन राज्य को मिलेगी, राज्य गरीबों के बीच बांट देगा। तो इस तरीके से गरीबों के बीच जमीनों को बांटने का जो निर्णय लिया गया, गरीबों के बीच जमीनों के बंटवारा करने का जो निर्णय लिया गया, उसी को भूमि सुधार कहा गया। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार करना हमारी पहली आवश्यकता थी, लेकिन जैसे ही भूमि सुधार करने के लिए कोई भी सरकार कदम उठाती थी, पहली बात तो ये थी कि अधिकांश सरकारों ने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई भूमि सुधार करने की। क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि जितने जमींदार थे, जितने राजा थे, उन सब ने देखा कि जब जमींदारी जा रही है तो उन्होंने अपने लिए एक नया रोजगार ढूंढ लिया, और वो रोजगार था राजनीति। सब राजनेता बन बैठे, और हमारे देश की नासमझ जनता ने उन्हीं लोगों को जिनसे मुक्ति पानी चाहिए थी, जिनके चंगुल से मुक्ति पानी थी, उन्हीं को फिर से अपना जनप्रतिनिधि चुन लिया। तो जो जमींदार थे, जिनके शोषण से मुक्ति पानी थी, उन्हीं जमींदारों को अपना सांसद और अपना विधायक चुन करके भेज दिया। तो नए किस्म का शोषण शुरू हो गया इस देश में। नए किस्म की जागीरदारी, नए किस्म की जमींदारी, नए किस्म की सामंती व्यवस्था हमने शुरू कर दी, हमने शुरू कर दी, नासमझी में, अजागरूकता में। तो उसका नुकसान ये हुआ, उसका नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि अधिकांश राज्य सरकारों ने भूमि सुधार के लिए कदम ही नहीं उठाए, क्योंकि सारे जमींदार ही राजनेता बन बैठे। तो अब वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? तो कुछ राज्यों ने तो कदम ही नहीं उठाए, कुछ ने कदम उठाने शुरू किए। तो चूंकि संपत्ति का अधिकार मूलाधिकार होता था, इसलिए उच्चतम न्यायालय में मुकदमा पहुंच जाता था, क्योंकि वो मूलाधिकार का उल्लंघन हो जाता था। तब इस बात से बचने के लिए संसद ने पहला संविधान संशोधन पारित किया।
पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ दी और सभी राज्यों से कहा कि अगर तुम अपना भूमि सुधार कानून बनाते हो और भूमि सुधार कानून हमारे पास भेज देते हो, हम उसको 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं। तो 9वीं अनुसूची में डाल देने के बाद अब उस कानून के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी कि वह संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसलिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई कि जितने भी भूमि सुधार कानून हैं उनको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, जिससे कि भूमि सुधार कार्यों को तेजी दी जा सके। फिलहाल आज तक नहीं हो पाया। स्वतंत्र संविधान लागू होने के बाद भी 70 साल बीत चुके हैं, 7 दशक बीत चुके हैं और इस देश के कम से कम 10 राज्य ऐसे हैं जहां भूमि सुधार लगभग शून्य है और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां भूमि सुधार हुआ है, लेकिन वह भी परिपक्वता के स्तर पर नहीं हो पाया है। तो भूमि सुधार की स्थिति आज भी बड़ी दयनीय है इस देश में। जो हमारा प्राथमिक लक्ष्य था, हम उसे आज भी पूरा नहीं कर पाए। तो क्या कहा जाए, राजनीति बहुत ही खराब है इस देश की, राजनेता बहुत ही गंदे हैं इस देश के और उससे ज़्यादा गंदगी है इस देश की जनता की सोच में, क्योंकि ऐसे ही कुटिल, कुत्सित और कुविचारों वाले लोगों को बार-बार वो अपना रहनुमा चुन लेते हैं, अपना नेता चुन लेते हैं। इसके बाद फिर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया। 52वां संविधान संशोधन किया गया और इस 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी प्रावधान शामिल किए गए, क्योंकि दल बदल हमारे देश में एक बुराई के रूप में मौजूद था और सरकारों को बनाने गिराने के लिए दल बदल का प्रयोग किया जाता था। नेता खरीदे बेचे जाते थे, आज भी खरीदे बेचे जाते हैं, लेकिन अब सब कुछ पर्दे के पीछे होता है, बहुत प्रकट नहीं हो पाता और काफी कुछ अंकुश लगा है। बाकी आप समझदार हैं, आप जानते हैं, आपने देखा भी है, अनुभव भी किया है। तो नेताओं के खरीदने बेचने का सिलसिला चलता था, दल बदल करने का सिलसिला चलता था और इसके माध्यम से किसी की भी सरकार को गिरा देना, किसी की भी नई सरकार को बना देना, इस प्रकार का गेम रचा जाता। स्वाभाविक सी बात है कि यह लोकतांत्रिक मान्यताओं के विपरीत है, एक बात। दूसरी बात, यह नैतिकता का पतन करती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और इस कारण से, और इतना ही नहीं, बार-बार इलेक्शन कराने पर विवश करती थी, क्योंकि सरकार गिरा दी जाती थी, नई सरकार बनाने के लिए इलेक्शन कराना पड़ता था। इतने बड़े देश में बार-बार चुनाव कराना पैसे की बर्बादी है। तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारी बुराइयों को इसने जन्म दिया। इसलिए उन सारी बुराइयों को रोकने के लिए 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची के माध्यम से दल बदल विरोधी प्रावधान जोड़े गए। क्या प्रावधान है, क्या उनका वर्तमान स्वरूप है, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, विस्तार से करेंगे। हाँ, वर्तमान एग्जाम्पल राजस्थान का है। इसके बाद फिर 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई और ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। दोनों संविधान संशोधन एक साथ पारित किए गए। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, अधिकार व उत्तरदायित्व के विषय में वर्णन करता है और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार व उत्तरदायित्व के विषय में वर्णन करता है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए हैं, 29 विषयों का वर्णन किया गया है और 12वीं अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख किया गया है, 18 विषयों का वर्णन किया गया है, जिन्हें नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों के विषय में उल्लेख किया गया है और पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों के विषय में 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। तो ये टोटल 12 अनुसूचियां हैं जिनका संविधान में
वर्णन किया गया है। ये 12 अनुसूचियों के विषय में हम लोगों ने एक एक करके चर्चा कर ली है। तो ये हमारे संविधान का पूरा इंट्रोडक्शन था। संविधान का एक संक्षिप्त सा परिचय था जो हम लोगों ने चर्चा की। अब संविधान की इस परिचय के बाद हम लोग संविधान की विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। संविधान की विशेषता, कुछ क्वेश्चन अगर पूछना चाहें अब तक के डिस्कशन से तो पूछ सकते हैं। अब तक के डिस्कशन से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ले लेते हैं, हम लोग आपकी क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद फिर आगे चर्चा शुरू करते हैं। पारस का कहना है नगर पंचायत और ग्राम पंचायत दोनों हाँ, नगर पंचायत नगर पालिका होती है, ग्राम पंचायत पंचायत होती है। नगर पंचायत पंचायत नहीं होती, नगर पंचायत म्युनिसिपैलिटी होती है। नगर पंचायत म्युनिसिपैलिटी का प्रकार होती है, पंचायत का प्रकार नहीं होती। ग्राम पंचायत पंचायत का प्रकार होती है, नगर पंचायत म्युनिसिपैलिटी का प्रकार होती है। तीन तरीके की म्युनिसिपैलिटी होती है, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। ये तीन तरीके की म्युनिसिपैलिटीज हमारे देश में बनाई जाती है। तो नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत, ये तीनों म्युनिसिपैलिटी के प्रकार होते हैं। आगे चर्चा करेंगे ये तीनों म्युनिसिपैलिटी के प्रकार। बाकी फिर बाकी सारी चीजें पंचायत के प्रकार होती है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये पंचायत होती है। ठीक है, आगे जब स्थानीय सरकार पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। अनुसूची 10 पूछ रहे हैं आप। अच्छा, अनुसूची 10 दल बदल को रोकने के लिए लागू किया गया है। हमने पहले भी बताया कि दल बदल एक बुराई के रूप में हमारे देश में मौजूद रहा। सरकारों को बनाने गिराने, समय से पहले बार बार चुनाव कराने, तो राजनेताओं की खरीद फरोख्त करने, तो अनेक बुराइयों को इसने जन्म दिया। इसलिए दल बदल को रोकने के लिए संविधान में जो प्रावधान शामिल किए गए, 10वीं अनुसूची जोड़ करके उसे दल बदल विरोधी प्रावधान कहा जाता है। बाकी चर्चा आगे क्या प्रावधान है वो चर्चा आगे करेंगे। हमने पहले ही बताया, वो चर्चा हम लोग आगे करेंगे। 5वीं और छठी अनुसूची आप पूछ रहे हैं, तो 5वीं और छठी अनुसूची जहाँ जनजातियां ज्यादा रहती हैं उन जनजातीय क्षेत्रों को राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अनुसूचित का मतलब है एक अनुसूची में शामिल कर सकता है, या तो 5वीं में या छठी में। तो छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, और 5वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। क्यों शामिल किया जाता है, क्या प्रावधान होते हैं, ये बातें हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पिछड़ेपन के कारण शामिल करते हैं, तो सारे जनजातीय क्षेत्रों को शामिल नहीं कर लेते, कुछ ही जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करते हैं 5वीं या छठी अनुसूची में। जिन क्षेत्रों को 5वीं या छठी अनुसूची में शामिल कर लेंगे, वहां का प्रशासन थोड़ा अलग तरीके से चलाया जाने लगता है। वही थोड़ा सा अलग क्या है, इसी के बारे में आगे हम लोग 5वीं और छठी अनुसूची के विस्तार में पढ़ेंगे। 5वीं और छठी अनुसूची का विस्तार, वो चर्चा हम लोग आगे करेंगे। कैसे किया जाता है 5वीं और छठी अनुसूची, वो आगे चर्चा करेंगे, बताएंगे। उसकी कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ऐसा निर्णय लेता है। तो मिजोरम और त्रिपुरा स्पेशल क्यों है, इसलिए क्योंकि वहां पर जनजातीय बहुलता अधिक है, जनजातीय विविधता अधिक है। नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल ग्रुप हैं और नॉर्थ ईस्ट के अलावा देश के अन्य भागों के जो ट्राइबल ग्रुप हैं, उनके रहन सहन, उनकी डाइवर्सिटी में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं है। तो इसलिए इन ट्राइबल ग्रुप्स को अलग अलग रख करके ट्रीट किया गया है संविधान में, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा शुरू करते हैं। ये चर्चा आप लोगों ने समझ ली है, कंप्लीट कर ली है। तो अब हमने बताया था कि संविधान का परिचय और संविधान की विशेषताओं के विषय में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे।
और यहाँ पर हम लोगों ने संविधान के इंट्रोडक्शन, संविधान के परिचय के विषय में विस्तार से अध्ययन कर लिया है, विस्तार से चर्चा कर ली है। इस चर्चा के बाद अब संविधान की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। बुक में जब विशेषताएं देखते हैं तो 20-25 विशेषताएं लिखी होती हैं संविधान की, तो हम लोग उन विशेषताओं पर नहीं जा रहे हैं। जैसे मूलाधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य है, ये सब भी विशेषताएं हैं। लेकिन अब ये सब आगे हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। यहाँ पर संविधान की विशेषताओं में हम लोग केवल उस हिस्से को कवर करेंगे जिसको आगे विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। केवल उसी पार्ट को कवर करेंगे, बाकी को कवर नहीं करेंगे, बाकी को आगे कवर करेंगे। तो केवल उस पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। और उस पार्ट में सबसे पहला जो पार्ट कवर करेंगे, जो सबसे पहली विशेषता कवर करेंगे, वो है विश्व का विशालतम संविधान। भारतीय संविधान विश्व का विशालतम संविधान। जेनिंग्स ब्रिटिश विधि शास्त्री हैं, ब्रिटेन के कानून विशेषज्ञ थे जेनिंग्स। जेनिंग्स ने भारत के संविधान को विश्व का सबसे विशाल संविधान बताया है। तो जेनिंग्स का कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इतना विशाल संविधान, इतना व्यापक संविधान किसी भी दूसरे देश का संविधान नहीं है। भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है, सबसे अनोखा संविधान है। क्या कारण है विशालता के, इसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान है, एक संविधान है। भारत परिसंघीय संविधान है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, अभी इस बात पर जोर मत दीजिए, आगे पढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस बात को समझिए यहाँ पर कि जिस भी देश में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस देश में संघ का अपना अलग संविधान होता है, राज्यों का अपना अलग संविधान होता है। जैसे अमेरिका, अमेरिका फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री होने के नाते अमेरिका में अमेरिका का संविधान अलग है और अमेरिका के हर राज्य का अपना अलग अलग संविधान है। ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता होती है। भारत भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसके बावजूद भारत में राज्यों का अपना अलग संविधान नहीं होता। हमने सभी राज्यों के लिए एक संविधान की रचना की, भारत का संविधान। तो भारत में एक ही संविधान है और वही संविधान संघ के लिए भी है, वही राज्य के लिए भी। फायदा क्या है इससे, एक ही संविधान रचने से? एक संविधान रचने से फायदा ये है कि पूरे देश में शासन बनाने और चलाने में एक रूपता पाई जाती है। सरकार बनाने और चलाने में एक रूपता पाई जाती है, अलगाव नहीं होता, झगड़े की गुंजाइश नहीं होती, मतभेद की गुंजाइश नहीं होती। जबकि अमेरिका में अगर आपको ये जानना है कि अलग अलग राज्यों की सरकार कैसे बनी है, कैसे काम करती है, तो आपको हर राज्य का संविधान पढ़ना पड़ेगा। भारत में आप केवल भारत का संविधान पढ़ लीजिए, आप सभी राज्यों की सरकारों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि सभी राज्यों की सरकार कैसे बनती है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है। आपको एक सामान्य सी जानकारी सभी राज्यों के विषय में तुरंत मिल जाएगी, केवल एक संविधान पढ़ने से। तो एक संविधान होना वो ज्यादा सरल है बजाय अलग अलग संविधान होने के। सैद्धांतिक रूप में ये कहना तो बहुत अच्छी बात है कि हर राज्य का अपना संविधान, लेकिन व्यावहारिक रूप में वो कितनी जटिलताएं पैदा करता है, इस बात का अंदाजा इस तथ्य से लगाइए कि अगर मान लीजिए भारत में सभी राज्यों का अपना अलग अलग संविधान होता, तो 28 राज्यों के अपने अलग अलग संविधान होते। और अगर हम आपसे कहते कि भाई बताओ राजस्थान की सरकार कैसे बनती है, महाराष्ट्र की सरकार कैसे बनती है, तो आप कहते रुक जाइए सर, एक बार पढ़ने, पहले महाराष्ट्र का संविधान पढ़े, पहले गुजरात का संविधान पढ़े, तब बताएं। अभी क्या है, अभी हम आपसे पूछें कि सरकार कैसे बनती है किसी भी राज्य के बारे में, तो आप तुरंत संविधान में जो बात लिखी गई है उसी आधार पर आप पूरे राज्य, पूरे देश की सभी राज्यों के विषय में आप जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में सभी राज्यों में सरकार एक तरीके से बनती है, एक तरीके से चलती है। तो पूरे देश के लिए, सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान होना, वो भारत जैसे देश के लिए बहुत उपयोगी था, बहुत अच्छा था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान बनाया। लेकिन एक ही संविधान बनाया तो संविधान में सारी बातें लिखनी पड़ी, इसलिए संविधान बड़ा बन गया, संविधान व्यापक बन गया।
भौगोलिक विशालता, भारतीय संविधान, भारत भौगोलिक रूप से विशाल देश है और भौगोलिक विशालता के कारण अलग अलग प्रावधान लिखने पड़े, जैसे राज्य अलग बनाने पड़े, यूनियन टेरिटरीज अलग बनानी पड़ी, पांचवी और छठी अनुसूची के राज्य अलग बनाने पड़े, लोकल गवर्नमेंट के लिए प्रावधान अलग करना पड़ा। तो ये सब क्यों करना पड़ा? भौगोलिक विशालता के कारण करना पड़ा। तो भौगोलिक विशालता के कारण अनेक प्रावधानों का समावेश किया गया। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, भारत सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विविधता से युक्त देश है, इसलिए विभिन्न भाषाओं, धर्मों, जातियों, उपजातियों, सभी को यह अनुभव हो सके, सभी को यह महसूस हो सके कि उनका इस देश का संविधान उनका अपना संविधान है। इसलिए सभी के हितों के संरक्षण के लिए संविधान में कुछ न कुछ प्रावधान अवश्य है। महिलाओं के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, दिव्यांगों के लिए अलग, अनुसूचित जातियों के लिए अलग, जनजातियों के लिए अलग, पिछड़े वर्गों के लिए अलग, धर्म पर आधारित अल्पसंख्यकों के लिए अलग, भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों के लिए अलग, संस्कृति के लिए अलग, इत्यादि सबके लिए कुछ न कुछ। और इस प्रकार भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए संविधान में अनेक प्रावधानों की रचना की गई है, जिसने भारतीय संविधान को विशाल बनाया है, बड़ा बनाया है। ऐतिहासिक प्रभाव, भारतीय संविधान के निर्माण पर दो दस्तावेजों का, ऐतिहासिक दस्तावेजों का प्रभाव है। एक नेहरू रिपोर्ट 1928, आप जानते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928 इसलिए बनाई गई जिससे कि भारतीय ये बता सकें अंग्रेजों को कि भारतीयों के लिए भारतीय स्वयं संविधान बना पाने में सक्षम है और अगर भारतीयों के लिए भारतीय संविधान बनाएंगे तो वे किन किन प्रावधानों की रचना करेंगे। सॉरी, इन्हीं बातों का वर्णन करते हुए मोतीलाल नेहरू जी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की 1928 में। और चूंकि इस बात का वर्णन करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि भारतीय भारतीयों के लिए संविधान बना सकते हैं, संविधान बनाएंगे तो क्या क्या बातें रखेंगे, इसलिए व्यापक रिपोर्ट थी, विस्तृत रिपोर्ट थी। और इस रिपोर्ट के अधिकांश प्रावधानों को हम लोगों ने संविधान में शामिल कर दिया। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 अंग्रेजों के द्वारा तब बना जब अंग्रेजों को यह विश्वास होगा कि अब भारत में उनके दिन लदने वाले हैं, क्योंकि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन तेज हो रहा है। तब अंग्रेजों ने चलते चलते एक अंतिम प्रयास किया कि भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा सरकार बनाने में शामिल किया जाए, उदार तरीके से भारत में एक सरकार बनाई और चलाई जाए। और उस उदार तरीके से भारत में सरकार बनाने और चलाने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 अंग्रेजों ने बनाया और इसके माध्यम से भारत में उदार तरीके से सरकार बनाने और चलाने का प्रावधान किया गया। क्योंकि बड़े उदारता पूर्वक चिंतन के आधार पर यह अधिनियम अंग्रेजों ने बनाया था, इसलिए इस अधिनियम के अधिकांश प्रावधान संविधान बनाते समय उपयोगी लगे और उन प्रावधानों को संविधान में शामिल कर लिया गया। परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम के अधिकांश प्रावधान भारतीय संविधान में दिखलाई पड़ते हैं। यह कहा जाता है कि जो मूल संविधान हमने बनाया था उस मूल संविधान का लगभग दो तिहाई भाग केवल नेहरू रिपोर्ट और भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित था। पूरे संविधान का दो तिहाई भाग नेहरू रिपोर्ट और भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा प्रभाव था इन दोनों दस्तावेजों का और कितने व्यापक और उदार प्रावधान थे। भारत सरकार अधिनियम भी अपने आप में सबसे बड़ा कानून था अंग्रेजी जमाने का, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियों वाला कानून बनाया गया था उस समय। पांचवी बात, विदेशी संविधानों से, विदेशी संविधानों से
प्रावधान प्रावधानों को ग्रहण किया गया। जब संविधान बन रहा था तो संविधान सरकार बनाने और चलाने के लिए बनाया जाता है, लेकिन भारतीयों को संविधान बनाने और संविधान बनाने का ना तो कोई अनुभव था, ना तो सरकार बनाने चलाने का कोई अनुभव था, क्योंकि अंग्रेजी गुलामी थी बहुत लंबे समय से। इसलिए बहुत सारे अवसरों पर यह जानने के लिए कि संविधान में क्या लिखा जाता है, संविधान में क्या लिखना चाहिए, संविधान में जो कुछ लिखा जाता है उसका व्यवहार में अनुपालन कैसे होता है, व्यवहार में प्रयोग कैसे होता है, अगर कोई दिक्कत आती है, कोई बाधा आती है तो उसको दूर कैसे किया जाता है, ये सब जानने के लिए हमने विदेशी संविधानों का अध्ययन करना शुरू किया, जिससे कि भारत के संविधान को अधिक व्यावहारिक बनाया जा सके। तो बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, उनको जिम्मेदारी दी गई। तो उन्होंने विश्व के 56 देशों के संविधानों को कलेक्ट किया और संविधान सभा को सौंप दिया। उन 56 देशों के संविधानों का अध्ययन हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने किया। उनमें से 10 देशों के संविधान के कुछ प्रावधान हमें उपयोगी लगे और उन प्रावधानों को हमने भारतीय संविधान में जगह दी। जैसे संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से अपनाई, मूलाधिकारों का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया, उद्देशिका का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया, नीति निर्देशक तत्वों का कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड के संविधान से लिया, इत्यादि। तो इस प्रकार से बहुत सारे विदेशी संविधानों के प्रावधान हमें उपयोगी नजर आए और जो प्रावधान हमें उपयोगी नजर आए उन प्रावधानों को हमने भारतीय संविधान में शामिल किया। तो विदेशी संविधानों से भी प्रावधानों को ग्रहण किया गया, इसलिए भारतीय संविधान व्यापक बन गया, विशाल बन गया। और अंतिम बात, उन प्रावधानों का भी समावेश भारतीय संविधान में किया गया है जो अन्य देशों में संविधान में नहीं होते, संविधान में वर्णित नहीं होते। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे भी प्रावधान लिखे गए हैं, भारतीय संविधान में कुछ ऐसे भी प्रावधानों का वर्णन किया गया है जो अन्य देशों में संविधान का हिस्सा नहीं होते, जैसे लोक सेवाएं, अधिकरण, ट्रिब्यूनल। भारतीय संविधान में पब्लिक सर्विसेज के बारे में है, ट्रिब्यूनल्स के बारे में है, इत्यादि अनेक ऐसे प्रावधान हैं जिनके विषय में दूसरे किसी भी विश्व के संविधानों में उल्लेख नहीं मिलता। तो जो विषय अन्य देशों में संविधान का विषय नहीं होते, हमने ऐसे विषयों को भी संविधान का विषय बनाया है और संविधान में जगह दी है। इस कारण से भारतीय संविधान विशाल बना है, व्यापक बना है। तो ये कारण है जिन कारणों ने भारतीय संविधान को विशाल बनाने में अपना योगदान दिया है, और यही कारण है कि भारतीय संविधान विश्व का विशालतम संविधान कहलाता है। लेकिन जेनिंग्स ने केवल और केवल भारतीय संविधान को विश्व का विशालतम संविधान नहीं कहा है, बल्कि जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों के स्वर्ग की भी संज्ञा दी। तो क्यों कहा है जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग, हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली आलोचना की है जेनिंग्स ने भारतीय संविधान की, और दो आधारों पर आलोचना की है, इसलिए जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहकर संबोधित किया है। एक तो भारतीय संविधान की विशालता को आलोचना का आधार बनाया जेनिंग्स ने, और दूसरी भाषा शैली की जटिलता को आधार बनाया है जेनिंग्स ने। और इन दो आधारों पर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान की आलोचना की और उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। क्यों समझते हैं इस बात को, एक्सप्लेन करते हैं। जेनिंग्स ने कहा कि संविधान आम लोगों के लिए बनता है, संविधान आम आदमी के लिए बनाया जाता है, सामान्य आदमी के लिए बनाया जाता है। इसलिए संविधान छोटा होना चाहिए, संविधान सरल होना चाहिए, संविधान बोधगम्य हो जाना चाहिए, आसानी से समझने वाला होना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति संविधान को समझ सके और अपना सके, अडॉप्ट कर सके। लेकिन लेकिन भारतीय संविधान संविधान की इस मूल विशेषताओं को बिल्कुल शामिल नहीं करता। भारतीय संविधान छोटा नहीं, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है।
विशाल होने के नाते, भारतीय संविधान विशाल है, तो विशाल होने के नाते अनेक विवाद संविधान के दायरे में उत्पन्न होते हैं। अर्थात जो विवाद उत्पन्न होते हैं वो संवैधानिक विवाद बन जाते हैं। सॉरी, क्योंकि संविधान के दायरे में उत्पन्न हो रहे हैं। अब जब संविधान के दायरे में विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे विवादों का समाधान कौन करेगा? स्वाभाविक सी बात है कि संविधान की व्याख्या करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय का है। इसलिए विवादों का समाधान कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा। उच्चतम न्यायालय कैसे निर्णय देता है? उच्चतम न्यायालय अपने विवेक से निर्णय नहीं देता। उच्चतम न्यायालय उन तर्कों और उन साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देने के लिए बाध्य है जो तर्क और साक्ष्य उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। कौन प्रस्तुत करता है उच्चतम न्यायालय में तर्क और साक्ष्य? वकील प्रस्तुत, एडवोकेट प्रस्तुत करता है। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान बड़ा होने के नाते, संविधान का दायरा बड़ा होने के नाते, संविधान के दायरे के भीतर, संविधान की सीमा के भीतर उत्पन्न होने वाले मुकदमों की संख्या अधिक होगी और ऐसे मुकदमों पर सुनवाई करने का अधिकार, ऐसे मुकदमों पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार उच्चतम न्यायालय का होगा। और उच्चतम न्यायालय ऐसे मुकदमों पर निर्णय अपने विवेक से नहीं देता। वह वकीलों के द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा मुकदमे आएंगे, जितना ज्यादा विवाद पैदा होगा, वकीलों को उतना रोजगार मिलेगा। सॉरी। और वकीलों को उतना रोजगार मिलेगा, इसका मतलब है कि संविधान वकीलों का सर्व होगा। तो पहला जो तर्क हम लोगों ने समझा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग, वो भारतीय संविधान की विशालता के कारण। ये बात क्लियर है। अब तो क्लास धीरे धीरे कंप्लीट ही होने जा रही है। 20 मिनट की क्लास बची, तो कवर कर देते हैं हम तो। दूसरा, भाषा शैली की जटिलता। भारतीय संविधान की भाषा शैली अत्यंत जटिल है और यही कारण है कि प्रायः ऐसा होता है कि एक ही अनुच्छेद के या एक ही प्रावधान के अनेक अर्थ या अनेक व्याख्याएं सामने आती हैं।
अगर एक ही अनुच्छेद की एक से अधिक व्याख्याएं सामने आ रही, एक से अधिक अर्थ सामने आ रहे हैं, तो कौन सा अर्थ श्रेष्ठ है, कौन सा अर्थ उचित है, कौन सा अर्थ उचित नहीं है, इस बात का निर्णय करना होता है। और इस बात का निर्णय करने की जिम्मेदारी उच्चतम न्यायालय की होती है। और उच्चतम न्यायालय इस बात का निर्णय अपने विवेक से नहीं करता, वो वकीलों के द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क और साक्ष्यों के आधार। जैसे हम लोगों ने अनुभव किया है कि कभी उच्चतम न्यायालय निर्णय देता है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है, कभी उच्चतम न्यायालय कहता है उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, कभी उच्चतम न्यायालय कहता है कि मूलाधिकार में संशोधन हो सकता है, कभी उच्चतम न्यायालय आगे निर्णय को पलट देता है, कहता है मूलाधिकार में संशोधन नहीं हो सकता। फिर आगे उच्चतम न्यायालय अपने इस निर्णय को भी पलट देता है और कहता है कि उच्चतम की मूलाधिकारों में थोड़ा थोड़ा संशोधन हो सकता है। कभी उच्चतम न्यायालय कहता है कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, आगे चल के उच्चतम न्यायालय इस निर्णय को पलट देता है और कहता है जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो इस तरीके से अलग अलग अनुच्छेदों की जो व्याख्या हम लोग आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, ये सब आगे पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने यह स्वयं अनुभव किया है कि उच्चतम न्यायालय पहले जो निर्णय देता है, आगे चलकर अपने ही निर्णय को रद्द कर देता है, अपने ही निर्णय को रद्द कर देता है और नया निर्णय सुना देता है, नया निर्णय दे देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ही अनुच्छेद की अंतिम व्याख्या क्या है, इस बात पर न्यायालय में भी सर्वसम्मति नहीं बन पाई है, बल्कि न्यायालय ने बस बहुमत के आधार पर आगे चलकर निर्णय सुनाया है। और यही कारण है कि समय समय पर न्यायालय अपने ही पुराने निर्णयों को रद्द करता रहता है, बदलता रहता है और नए निर्णय देता रहता है। और न्यायालय ये सारे निर्णय कैसे देता है? न्यायालय ये सारे निर्णय वकीलों के द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर। और यही कारण है कि जब केशवानंद भारती का जजमेंट आया, जानते हैं आप लोग, नाम सुना है केशवानंद भारती का, आगे हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन नाम तो आप लोगों ने सुना ही है केस का, कि केशवानंद भारती बनाम बनाम केरल राज्य का मामला। तो जब केशवानंद भारती के मामले में फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया, तो 7-6 के आधार पर निर्णय सुनाया गया था। 7 जजेज एक तरफ थे, 6 जजेज एक तरफ थे, यानी बिल्कुल एकदम तलवार के धार पर चलने जैसा था। केवल एक जज इधर से उधर हो जाता तो फैसला बदल जाता। तो 7-6 के बहुमत से जब न्यायालय ने फैसला सुनाया, तो सारे न्यायाधीशों ने केशवानंद भारती के मामले के जो वकील थे, ननीय पालकीवाला, ननीय पालकीवाला, सारे न्यायाधीशों ने ननीय पालकीवाला को धन्यवाद दिया। और धन्यवाद देते हुए उन्होंने कोर्ट में कहा, न्यायाधीशों ने कहा, ये रिटन फैक्ट है, न्यायाधीशों ने कहा कि आज आपने हमारे हाथों संविधान नष्ट होने से बचा लिया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि केशवानंद के मामले में आधारभूत ढांचे की अवधारणा दी गई। तो न्यायाधीशों ने ननीय पालकीवाला को, जो केशवानंद के वकील थे, उनको धन्यवाद देते हुए ये कहा कि आज आपने हमारे हाथों संविधान नष्ट होने से बचा लिया। क्योंकि अगर आपने ये तर्क प्रस्तुत नहीं किए होते, ये साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए होते, तो हम आधारभूत ढांचे की अवधारणा नहीं देते, और आधारभूत ढांचे की अवधारणा नहीं देते तो हमारे हाथों ही संविधान नष्ट हो गया होता, हमारे हाथों ही संविधान नष्ट हो गया। तो आप इस स्टेटमेंट से अनुमान लगा सकते हैं कि जो बात जेनिंग्स ने कही थी कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये बात ननीय पालकीवाला के संदर्भ में हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है, स्वीकारा है। तो भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, हम लोगों ने चर्चा की। इसके बाद जो दूसरी विशेषता है वो है ग्रहीत संविधान की। भारतीय संविधान ग्रहीत संविधान, अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अभी आपको बताया कि भारतीय संविधान के अनेक प्रावधान ऐसे हैं जो विदेशी संविधानों से ग्रहण किए गए हैं, दूसरे देशों के संविधानों से ग्रहण किए गए। तो
कौन कौन से प्रावधान हैं जो दूसरे देशों के संविधानों से ग्रहण किए गए हैं, इसकी लिस्ट आपकी बुक में दी गई है। जो भी बुक आपके पास है सब में दी गई है। वो लिस्ट एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हालांकि समय समय पर हम लोग वो सारी चर्चा, महत्वपूर्ण चर्चा करते भी रहेंगे। महत्वपूर्ण प्रावधान जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो बताएंगे बोला कैसे लिया, अमेरिका से कैसे ग्रहण किया, किन किन प्रावधानों को लिया, क्या अंतर है अमेरिका और भारत के फंडामेंटल राइट में। डीपीएसपी लिया, आयरलैंड के संविधान से लिया, क्या अंतर है डीपीएसपी में आयरलैंड और भारत में, तो वो सारी चर्चा आगे समय समय पर होगी। लेकिन एक टेबल के रूप में जो एक लिस्ट होती है, वो लिस्ट हर बुक में दी गई है, तो उसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। इस पर प्रश्न प्री में आते हैं कि किस देश से कौन से संविधान, किस देश के संविधान से कौन से प्रावधान ग्रहण किए गए। फिलहाल अगर मेन एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आता है कि भारतीय संविधान ग्रहित संविधान है, तो हम लोग लिखते हैं कि भारत का संविधान बनाते समय भारतीयों को संविधान निर्माण का कोई अनुभव नहीं था, सरकार के संचालन का कोई अनुभव नहीं था। इसलिए यह आवश्यक समझा गया, यह अनिवार्य समझा गया कि विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया जाए, उन देशों के संविधान के प्रावधान वहां व्यवहार में किस प्रकार लागू होते हैं, लागू होने में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार की सुविधाएं उत्पन्न होती हैं, इनका व्यावहारिक अनुभव लिया जाए और उन व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर भारतीय संविधान में प्रावधानों की रचना की जाए, जिससे जब भारत का संविधान बने तो भारत के संविधान में जो प्रावधान लिखे जाए, उन प्रावधानों के आधार पर भारत में भविष्य में सरकारों को चलाने में कोई बाधाओं का सामना न करना पड़े, भारत में सरकारों के संचालन में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, और इस प्रकार भारत के लिए एक सुविधाजनक संविधान की रचना की जाए, जो भविष्य में सरकारों के लिए संचालन के लिए सुविधाएं उत्पन्न करे, और सरकारों के संचालन में जितनी बाधाएं उत्पन्न होती हैं उन बाधाओं का निराकरण किया जा सके। इस बात के लिए हमने विदेशी संविधानों के प्रावधानों का अध्ययन किया, और उन प्रावधानों के जो प्रावधान उपयोगी नजर आए, प्रासंगिक नजर आए, उन्हें हमने भारतीय संविधान में शामिल किया। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय संविधान एक सैद्धांतिक संविधान बनाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को व्यावहारिक संविधान बनाने का प्रयास किया, अर्थात एक ऐसा संविधान बनाने का प्रयास किया है जिसके आधार पर भविष्य में सरकारों के बनाने और चलाने में बाधाएं उत्पन्न न हो सके। ऐसे आधारों पर संविधान की रचना करने का प्रयास किया गया है, और इसी कारण से विदेशी संविधानों से प्रावधान ग्रहण किए गए। एक बात। दूसरी बात, हमने विदेशी संविधानों से प्रावधानों को ग्रहण अवश्य किया है, लेकिन इस आधार पर हम भारतीय संविधान को उधार का बोरा नहीं कह सकते। उधार का बोरा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि विदेशी संविधानों से हमने जो प्रावधान अपनाए हैं, हमने उन्हें एज इट इज अडॉप्ट नहीं कर लिया है, एज इट इज स्वीकार नहीं कर लिया है। हमने विदेशी संविधानों का अध्ययन किया है, विदेशी संविधानों के प्रावधानों का अध्ययन किया है, और उन प्रावधानों को हमने भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित किया है, ढाला है, और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित करके तब उन्हें संविधान में जगह दी है, तब उन्हें संविधान में शामिल किया है। और इस प्रकार विदेशी संविधानों के जिन प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, उन्हें उन्हीं रूप में नहीं अपनाया गया, बल्कि भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित किया गया, उन्हें प्रासंगिक बनाया गया, उपयोगी बनाया गया, तब संविधान में उन्हें जगह दी गई, तब संविधान में उन्हें शामिल किया गया। जैसे उदाहरण के रूप में संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से अपनाई है, हम सब जानते हैं, लेकिन ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली और भारत की संसदीय प्रणाली में बहुत अंतर है। आगे चर्चा करेंगे तो इस बात को समझेंगे, लेकिन कुछ उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। जैसे भारत में प्रधानमंत्री किसी भी सदन का व्यक्ति बन सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है। जो दोनों सदन का सदस्य नहीं है वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है 6 महीने के लिए। 6 महीने के भीतर उसे किसी सदन की सदस्यता ले लेनी चाहिए, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में केवल वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो वहां के निचले सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे अपने यहाँ लोकसभा होता है निचला सदन, वैसे ब्रिटेन में निचला सदन हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। तो जो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होता है केवल वही प्रधानमंत्री बन सकता है।
जो हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर नहीं है वो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, जबकि संसदीय प्रणाली तो हमने ब्रिटेन से अपनाई है। लेकिन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बनने के लिए ये शर्त नहीं है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तब भी बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य है तब भी बन सकता है। मनमोहन सिंह एमएमएस 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, और एमएमएस कभी भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, मनमोहन सिंह कभी भी राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे, और 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। और ऐसे भी लोग हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बने हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ना लोकसभा के ना राज्यसभा के, क्योंकि ऐसे भी लोग बन सकते हैं प्रधानमंत्री 6 महीने के लिए। 6 महीने के भीतर किसी सदन की सदस्यता लेनी चाहिए, इत्यादि। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो एक एग्जाम्पल देकर के हमने ये समझाने का प्रयास किया कि हमने विदेशी संविधानों से प्रावधान तो ग्रहण किए, लेकिन विदेशी प्रावधानों से हमने केवल संकल्पनाएं ग्रहण की हैं। उन संकल्पनाओं को हमने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप ढाला है, संशोधित किया है और उसे संविधान में डाला। इसलिए भारतीय संविधान ग्रहीत संविधान तो है, एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन उधार का बोरा नहीं है। उधार का बोरा नहीं, उधार का बोरा दरअसल निगेटिव अभिव्यक्ति होती है, निगेटिव अभिव्यक्ति होती है। ग्रहीत कहना पॉजिटिव अभिव्यक्ति है, अच्छी अभिव्यक्ति है, हमने ग्रहण किया है। उधार लेना मतलब कहीं से उठाया और अडॉप्ट कर लिया और उसी तरीके से अपना लिया। तो उधार का बोरा अगर कही जाती है तो हम ये नहीं लिखते हैं कि भारतीय संविधान उधार का बोरा है, बल्कि हम ये लिखते हैं कि भारतीय संविधान उधार का बोरा नहीं है, ग्रहीत संविधान है, ग्रहण किया गया संविधान है, क्योंकि विदेशी संविधानों से अच्छाइयों को ग्रहण किया है हमने, और अच्छाइयों को ग्रहण करके अपनी परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित करके ढाला है, तब उसे संविधान में जगह दी। और ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हम एक व्यावहारिक संविधान की रचना करना चाहते थे, हम एक सैद्धांतिक संविधान की रचना नहीं कर रहे थे। व्यावहारिक संविधान की रचना करने में हमने इस प्रकार की व्यवस्था अपनाई है, इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है। तो ये ग्रहीत संविधान के विषय में चर्चा है। बाकी जो 10 देशों के अलग अलग संविधानों से अलग अलग जो प्रावधान ग्रहण किए गए हैं वो लिस्ट हर जगह दी गई है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो वो क्लियर हो जाएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जो तमाम बातें हैं वो हम लोग आगे चर्चा करते चलेंगे। इसके बाद शक्ति पृथक्करण। सेपरेशन ऑफ पावर। किसने दिया था यह सिद्धांत सेपरेशन ऑफ पावर? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। मॉन्टेस्क्यू फ्रेंच विचारक थे, और मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों के अलगाव का, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। क्यों दिया था? नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए दिया। नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए दिया। क्यों दिया था नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए? क्योंकि मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि अगर सरकार की तीनों शक्तियां, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों शक्तियां एक ही संस्था में निहित होंगी, जैसे पहले राजाओं का शासन होता था, एक ही संस्था में निहित होंगी जैसे आज चीन में है, तो अगर एक ही संस्था में निहित होंगी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सारी शक्तियां, तो सरकार निरंकुश हो जाएगी, सरकार तानाशाह हो जाएगी, और निरंकुश और तानाशाह हो जाएगी तो नागरिक अधिकारों का हनन होने लगेगा। इसलिए नागरिक अधिकारों का हनन रोकने के लिए, सरकार में निरंकुशता से बचाने के लिए, सरकार में तानाशाही प्रवृत्तियों से बचाने के लिए शक्तियों का अलगाव होना चाहिए, शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। अर्थात तीनों शक्तियां, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों शक्तियां, अर्थात कानून बनाने की शक्तियां, कानून लागू करने की शक्तियां और न्याय देने की शक्तियां, ये तीनों शक्तियां अलग अलग अंगों में निहित होनी चाहिए, अलग अलग अंगों में निहित होनी चाहिए। इसी को शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, इसी को शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, अब एक बात को और ध्यान से समझिए। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि अगर कानून बनाने की शक्तियां, कानून लागू करने की शक्तियां और न्याय देने की शक्तियां अलग अलग अंगों में निहित कर दी गई, तो ये भी तो हो सकता है
कि ये तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में निरंकुश हो जाए। कानून बनाने वाली शक्तियां यानी विधायी शक्तियां अपने क्षेत्र में निरंकुश हो जाए, कानून लागू करने वाली शक्ति अपने क्षेत्र में निरंकुश हो जाए, न्याय देने वाली शक्ति अपने क्षेत्र में निरंकुश हो जाए। ये भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तब भी नागरिक अधिकारों का हनन होगा, ऐसा होगा तब भी नागरिक अधिकारों का हनन होगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ साथ अवरोध और संतुलन के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। अवरोध और संतुलन के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के साथ डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस, अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। अवरोध और संतुलन का सिद्धांत क्या है? अवरोध और संतुलन के सिद्धांत का अर्थ यह है कि विधायिका अपने क्षेत्र में निरंकुश न होने पावे, कार्यपालिका अपने क्षेत्र में निरंकुश न होने पावे और न्यायपालिका अपने क्षेत्र में निरंकुश न होने पावे। इसलिए विधायिका का कार्यपालिका पर अवरोध खड़ा किया जाए, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर अवरोध खड़ा किया जाए, न्यायपालिका का कार्यपालिका और विधायिका पर अवरोध खड़ा किया जाए। कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसे नियम बनाए जाए जिससे एक दूसरे के सामने ये अवरोध खड़े कर सके और उन अवरोधों के कारण इन तीनों के बीच एक संतुलन बना रहे। इन अवरोधों के कारण इन तीनों के बीच इन अवरोधों के कारण इन तीनों के बीच एक संतुलन बना रहे और ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में निरंकुश ना होने पावे, अपने अपने क्षेत्र में निरंकुश ना होने पावे, उसको अवरोध और संतुलन का सिद्धांत। कैसे? एक उदाहरण से समझेंगे तब ये बात समझ में आएगी। तो अभी तो हमने ये केवल सिद्धांत की बात की कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया मॉन्टेस्क्यू ने, फ्रांसीसी विचारक थे। क्यों दिया? नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए दिया। ध्यान रखिएगा, कारण क्या था? नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। क्यों? क्योंकि अगर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियां एक ही संस्था में निहित होंगी तो तानाशाही तरीके से कार्य होगा, निरंकुश तरीके से कार्य होगा और इससे नागरिक अधिकारों का हनन होगा। इसलिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां अर्थात कानून बनाने, लागू करने और न्याय देने की शक्तियां अलग अलग संस्थाओं में निहित होनी चाहिए। लेकिन अगर इन शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में निहित कर दिया जाए तो इन संस्थाओं के द्वारा अपने क्षेत्र में भी निरंकुशता की संभावना जन्म ले सकती है। कानून बनाने वाली शक्ति अपने क्षेत्र में, लागू करने वाली अपने क्षेत्र में, न्याय करने वाली अपने क्षेत्र में, ये सब अपने क्षेत्र में भी निरंकुश ना हो सके, तानाशाह ना हो सके, इसके लिए एक दूसरे पर कुछ ऐसे नियम बना करके अंकुश लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे सभी एक दूसरे के सामने अवरोध खड़ा कर सकें। अगर वे निरंकुशता की ओर आगे बढ़े, अगर वे निरंकुशता की ओर आगे बढ़े तो वे एक दूसरे के सामने अवरोध खड़ा कर सकें और इस अवरोध के माध्यम से ये सभी आपस में एक संतुलन बनाए रखते हुए कार्य कर सकें। इसको अवरोध और संतुलन का सिद्धांत कहा। इस प्रकार सेपरेशन ऑफ पावर और चेक एंड बैलेंस दोनों सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किए नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए, सरकारों में निरंकुशता का परित्याग करने के लिए। कैसे सेपरेशन ऑफ पावर कार्य करता है, कैसे चेक एंड बैलेंस कार्य करता है, इसका अमेरिकन मॉडल क्या है, ब्रिटिश मॉडल क्या है, भारतीय मॉडल क्या है, कैसे अमेरिका में काम करता है सेपरेशन ऑफ पावर, कैसे ब्रिटेन में काम करता है सेपरेशन ऑफ पावर, कैसे भारत में काम करता है सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि दूसरे देशों के संविधानों की तुलना भी पढ़नी है। तो इन तीनों मॉडल के विषय में हम लोग फिर कल चर्चा करेंगे। आज का समय समाप्त हो चुका है, आज का समय कंप्लीट हो चुका है। तो आज इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे, यहीं पर रोकेंगे और कल इस चर्चा को हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। शक्तियों के पृथक्करण की चर्चा को हम लोग आगे कल कंप्लीट करेंगे। तो शक्तियों का पृथक्करण पढ़ेंगे और संसदीय शासन प्रणाली पढ़ेंगे। कल हम लोगों का ये दोनों टॉपिक होगा। तो कल हम लोग इन दोनों टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे। शक्तियों का पृथक्करण कंप्लीट करेंगे और शक्तियों के पृथक्करण के बाद हम लोग संसदीय प्रणाली के विषय में।
तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्वेश्चन हमने आपके ले लिए हैं सारे, और कोई क्वेश्चन आपके बचे नहीं हैं, तो बाकी जो क्वेरी होगी वो हम लोग फिर कल ले लेंगे, कल कर लेंगे। आशीष कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी के टाइम देख के नहीं, सिलेबस देख के होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि तैयारी का समय हर व्यक्ति के अपने क्षमता के आधार पर कम ज़्यादा लगता रहता है थोड़ा। तो बिल्कुल ठीक बात है कि सिलेबस पर कमांड होना चाहिए, सिलेबस पर पकड़ होनी चाहिए। हर सिलेबस का टॉपिक अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष आप। तो आज की चर्चा को फिर यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं, यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। शेष चर्चा फिर हम लोग कल जारी रखेंगे। थैंक यू, थैंक यू।